हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, कक्षा 11 की इस बेला में घूर्णन गति नामक यूनिट हमारी जो चल रही थी, पीछे हमने रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण में संबंध जाना, इसके पश्चात घूर्णन गति के समीकरण जाने, और अब हम चलते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, बल आघूर्ण एवं जड़त्व आघूर्ण। पहले बल आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर जड़त्व आघूर्ण क्या है इसके बारे में। आइए शुरुआत करते हैं बल आघूर्ण से। बल आघूर्ण क्या है? तो हेडिंग है आज की हमारी बल आघूर्ण, टॉर्क। हम इसे इस तरह से भी, ग्रीक भाषा का अक्षर है टॉर्क, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं यहां पर। तो बल आघूर्ण क्या होगा, क्वेश्चन यहां पर उठेगा हमारे पास, बल आघूर्ण क्या है। अगर हम किसी वस्तु को रेखीय गति कराएंगे, ये वस्तु रखी हुई है, हम इस वस्तु को रेखीय गति कराना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं, स्थानांतरण गति कराना चाहते हैं, तो हमें क्या आरोपित करना पड़ेगा? बल आरोपित करना होगा। हम किसी वस्तु की रेखीय गति अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें क्या लगाना होगा? बल लगाना होगा। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को घूर्णन गति कराना चाहते हैं, कौन सी गति? घूर्णन गति। चैप्टर कौन सा है? घूर्णन गति। यहां पर हम किस गति के बारे में बात कर रहे हैं? घूर्णन गति के बारे में। अगर हमें किसी वस्तु को घुमाना है, ये वस्तु है, हम इस वस्तु को घुमाना चाहते हैं, तो घुमाने के लिए हमें क्या आरोपित करना होगा? बल आघूर्ण लगाना होगा। क्या लगाना होगा? बल आघूर्ण। तो क्या चीज जान गए? बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो वस्तु में घूर्णन गति की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। क्या कहलाती है? बल आघूर्ण कहलाती है। क्या कहा? वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में घूर्णन गति की प्रवृत्ति करती है उत्पन्न, उसे हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करें, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में घूर्णन गति की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, उसे क्या कहेंगे? हम बल आघूर्ण कहेंगे। बल आघूर्ण को हम टॉ से, टॉर्क कहते हैं, इसे हम टॉ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात? यानी बल का काम रेखीय गति कराना है, बल आघूर्ण का काम घूर्णन गति उत्पन्न करना है। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में घूर्णन गति की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, उस भौतिक राशि को हम क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कहेंगे। यह थ्योरिकल परिभाषा हमने आपको बताई। अब हम आगे जाने इसकी गणितीय परिभाषा क्या होगी। बल आघूर्ण टॉ बराबर बल, यानी इस वस्तु पर जो बल आरोपित हो रहा होगा वो, तथा बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा की घूर्णन केंद्र से लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। क्या मतलब हुआ? आपने अपनी परिभाषा सुना दी, हमें मतलब समझ में नहीं आया। चलिए इसको समझते हैं। जो आरोपित कर रहे होंगे इस पर हम बल, मान लो यह वस्तु है, इस वस्तु को हमें जो घूर्णन केंद्र है, इसे हम कौन सा केंद्र कहेंगे? घूर्णन केंद्र, जिसके परितः यह वस्तु क्या कर रहे हैं? घूम रही है। इस पर हमने कोई बल आरोपित किया है, ये बल आरोपित किया है। ठीक है, ये तो दूरी कहलाएगी। हमें कौन सी दूरी चाहिए? लंबवत दूरी। यह कोण होगा, इसके बीच का कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना हो गया? थीटा। इनके बीच की लंब दूरी, घूर्णन केंद्र ये है, इनके बीच की लंब दूरी पता क्या होगी? ये बनेगी लंब दूरी, जो न्यूनतम दूरी होगी। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, उसे हम सीधी कर ले रहे हैं। 90 इंच का कोण बन रहा है, इसको कहेंगे लंब दूरी। जो थीटा है तो ये बनेगा आर साइन थीटा। क्यों? जिस कोण के साथ होती है उसमें क्या आता है? कॉस, और जिसके साथ नहीं होता है कोण उसमें क्या आता है? साइन।
तो यहाँ पर लंब दूरी कितनी हो गई, ए कहा इस बिंदु को बी कह देगा तो ओ ए हो गई। तो बल आघूर्ण टॉ बराबर क्या होगा, आरोपित बल और लंब दूरी ओ ए। तो टॉ बराबर एफ इंटू आर साइन थीटा, यानी टॉ बराबर हम इसे आर एफ साइन थीटा भी कह सकते हैं। और अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें टॉ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा। घड़ी की विपरीत दिशा में धनात्मक होता है बल आघूर्ण, तो घड़ी की विपरीत दिशा में तो एफ से आर की ओर जा रहे हैं तो आर एफ। घड़ी की विपरीत दिशा में बल आघूर्ण धनात्मक और घड़ी की दिशा में अगर वस्तु घूम रही हो तो बल आघूर्ण का मान क्या होता है, ऋणात्मक। यह वस्तु घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो रही है, घूम रही है, तो यहाँ बल आघूर्ण का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और घड़ी की दिशा में अगर वस्तु घूम रही है तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हमने क्या क्या बताया, सिंपल सी बात बताई। बल आघूर्ण क्या बताया, बल आघूर्ण के बारे में, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है तो वस्तु में रेखीय गति उत्पन्न होती है। यदि बल आघूर्ण उत्पन्न लगाए उस वस्तु पर तो वस्तु में कौन सी गति की प्रवृत्ति आएगी, घूर्णन गति की प्रवृत्ति आएगी। यानी बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो वस्तु में घूर्णन गति उत्पन्न करती है, बल आघूर्ण कहलाती है। बल आघूर्ण की गणितीय परिभाषा क्या बताई, किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। माना कि कोई वस्तु है, घूर्णन केंद्र O है, इस पर F बल आरोपित किया, जो घूर्णन अक्ष को मिलाने, घूर्णन अक्ष उस वस्तु को मिलाए थीटा कोण पर, तो इसका A घटक थीटा हो जाएगा। इसकी लंब दूरी कितनी बनेगी, r sin थीटा। तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और यह अक्षीय सदिश है। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमने पीछे सदिश राशियां पढ़ी थी और सदिश राशियां दो प्रकार की जानी थी पीछे चैप्टर, ध्यान दें। वेक्टर चैप्टर जब पढ़ाया वहां के आप क्लास देखें, आपको निश्चित ही तौर पर पता चलेगा। हमने जो अक्षीय सदिश राशियां होती वो दो प्रकार की बताई थी, एक अक्षीय सदिश, एक ध्रुवीय सदिश। अक्षीय सदिश में दिशा जो होती है वो अक्ष के अनुदिश होती थी। किसके अनुदिश होती थी, अक्ष के। यहाँ पर बल आघूर्ण क्या है, अक्षीय सदिश है, अक्ष के अनुदिश होगी। अगर हम दाएं हाथ को इस प्रकार लें कि उंगलियां सब घूमने की दिशा में, तो अंगूठा उस बल आघूर्ण की दिशा को व्यक्त। पंखा ऐसे घूम रहा है, इस तरह से ऊपर वाला फैन ऐसे ही घूमता है, इस तरह से। तो हमने अपने दाएं हाथ को इस तरह से घुमाया, अंगूठा कहाँ को आया, नीचे की ओर, तो बल आघूर्ण कहाँ को होगा, नीचे की ओर होगा। यही कारण है पंखे की हवा कहाँ को आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। यदि यह पंखा इस तरह से घूमता, एग्जॉस्ट फैन, तो बल आघूर्ण की दिशा कहाँ की ओर होती, ऊपर, तो वो वहां की वायु को कहाँ को फेंकता, बाहर की ओर फेंकता। तो कहने का तात्पर्य बल आघूर्ण एक अक्षीय सदिश है, अक्ष के अनुदिश होती है। पेंच के नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम एक पेंचकस दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ें, पेंचकस को घुमाएं, घूमने की दिशा वस्तु की दिशा में होनी चाहिए, तो पेंचकस की नोक जहां को जाएगी वो किसकी दिशा होगी, अक्षीय सदिश की दिशा होगी। हम वैसे दाएं हाथ के नियम का ही प्रयोग ज्यादा अच्छी आसानी से कर लेते हैं। सभी उंगलियां वस्तु के घूमने की दिशा में, तो अंगूठे की जो दिशा होगी उस अक्षीय सदिश की क्या होगी, दिशा होगी। यहाँ पर कोई वस्तु, हम एक फिरकनी घुमाते हैं छोटी सी, एक खेल है, उड़ा देते हैं, वो उड़ जाती है। अगर हम इस तरह से घुमाया, देखें ऐसे ऐसे, कहाँ को जानी चाहिए फिरकनी, ऊपर को। अब जरा उसी फिरकनी को हम ऐसे छोड़ के देखें, वो ऊपर न जाके कहाँ को जाएगी, नीचे की ओर जाएगी, क्योंकि उस पर बल आघूर्ण अक्ष के अनुदिश कहाँ को हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। हम जब ऐसे घुमाएंगे तो बल आघूर्ण कहाँ को होगा, ऊपर की ओर। अब आई बात समझ में, खिलौनों में बहुत अच्छी साइंस है। जब भी उनको ये प्रयोग करें उस पर साइंस देखें क्या काम कर रही है। ठीक है, बल आघूर्ण के बारे में जान गए। अब जब बल आघूर्ण जान गए तो इसका मात्रक जानना चाहेंगे। बल आघूर्ण का मात्रक, बल गुणे लंब दूरी, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर। मात्रक जान ली तो विमीय सूत्र जानेंगे। अब हम कौन सा सूत्र जानेंगे, विमीय सूत्र जानेंगे। विमीय सूत्र क्या होगा, बल का ml t पावर -2,
दूरी का L, तो इसका विमीय सूत्र ml² t पावर -2 होगा। राशि कैसी बताई हमने आपको? सदिश, और सदिश में भी कौन सी सदिश? अक्षीय सदिश है, अक्ष के अनुदिश होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, या तो अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर या अक्ष के अनुदिश नीचे की ओर। जिस अक्ष के परिता वस्तु क्या हो रही है? घूम रही है, उसके अनुदिश होगी। क्लियर? इतनी बल आघूर्ण को हम एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। वह भौतिक राशि है जो वस्तु में घूर्णन गति की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, बल आघूर्ण कहलाती है। तो से हम इसे क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो बराबर बल बने बल की क्रिया रेखा की घूर्णन केंद्र से कौन सी दूरी? लंब दूरी के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कहेंगे। ये बल, यह कोण हमने इधर से इधर तक की दूरी r कही, लेकिन हमारी लंब दूरी कितनी बनी? r sin थीटा। तो यह सूत्र होगा। अगर वामावर्त है, वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज, तो बल आघूर्ण का मान कैसा होगा? धनात्मक। दक्षिणावर्त है मीन्स क्लॉकवाइज, तो इस समय टॉ का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। यानी जब घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा? धनात्मक। और घड़ी के विपरीत दिशा में घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो बल आघूर्ण का मान ऋणात्मक, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो बल आघूर्ण का मान धनात्मक होगा। क्लियर? बढ़े आगे की ओर। किसके बारे में जान रहे हैं? बल आघूर्ण के बाद अब हम पढ़ते हैं जड़त आघूर्ण। जड़त आघूर्ण क्या है? तो हेडिंग है हमारी अब जड़त आघूर्ण। इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? क्वेश्चन यह उठ रहा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स जड़त आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? जरा याद करें हम रेखीय गति को। अवस्था परिवर्तन रेखीय गति में स्थानांतरण गति कराने के लिए हमें किसको आरोपित करना पड़ा था? बल को। जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाले गुण को हम क्या कहते थे? जड़त कहते थे। न्यूटन के जड़त का नियम याद करो। अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं? हम जड़त कहते हैं। ठीक ऐसे ही यह जड़त किस में था? रेखीय गति में। हम किस गति की बात कर रहे हैं आज? घूर्णन गति की। जब किसी वस्तु पर बल आघूर्ण आरोपित किया जाता है, कौन सा आघूर्ण? बल आघूर्ण, तो उस वस्तु में कौन सी गति उत्पन्न होती है? घूर्णन गति उत्पन्न होती है। और घूर्णन गति का विरोध करने वाले गुण को, घूर्णन गति का विरोध करने वाले गुण को जड़त आघूर्ण कहते हैं। रेखीय गति का विरोध करने वाला गुण जड़त। जड़त द्रव्यमान की माप है। जड़त द्रव्यमान, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा में जड़त उतना ज्यादा होगा उस वस्तु का। हम क्या जानना चाहते हैं? घूर्णन गति का विरोध करने वाला गुण जड़त आघूर्ण। देखो, बल आघूर्ण घूर्णन गति कराता है, जड़त आघूर्ण घूर्णन गति का क्या करता है? विरोध करता है। दोनों चीजों में बिल्कुल दिमाग में कन्फर्म बैठा रहे। बल आघूर्ण घूर्णन गति उत्पन्न कराता है और जड़त आघूर्ण घूर्णन गति का क्या करता है? विरोध करता है। तो घूर्णन गति का विरोध करने वाले गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त आघूर्ण कहते हैं। जड़त आघूर्ण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किस शब्द से? आई। इनर्शिया शब्द प्रयोग किया गया आघूर्ण, तो हम इसे एम आई, बड़ी क्लासों में एम आई भी लिख देते हैं, या आई से हम इसे क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से पूरी बात रिपीट करते हैं। जड़त आघूर्ण क्या बताया? जब किसी वस्तु पर बल आघूर्ण आरोपित किया जाता है तो वस्तु कौन सी गति करने लगती है? घूर्णन गति करने लगती है। और घूर्णन गति का विरोध करने वाले गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त आघूर्ण कहते हैं। ये तो हमने थ्योरिकल परिभाषा जान ली। जड़त आघूर्ण क्या बताया हमने? घूर्णन गति का विरोध करने वाला
गुण। यानी रेखीय गति में जो जड़त्व का काम है वही घूर्णन गति में किसका काम है? जड़त्व आघूर्ण का काम है। रेखीय गति में जड़त्व करता है रेखीय गति का विरोध, और घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण गति विरोध करता है घूर्णन गति का। हम घूर्णन गति की गणितीय परिभाषा जानना चाहते हैं। जड़त्व आघूर्ण की हम कौन सी परिभाषा जानना चाहते हैं? गणितीय परिभाषा जानना चाहते हैं। इसके लिए हमने 3 भागों में इसे बांटा। एक, कण का जड़त्व आघूर्ण, ध्यान से सुनते जाएं। दूसरा, n कणों से या कुछ कणों से मिलकर बने निकाय का जड़त्व आघूर्ण। और तीसरा, असंख्य कणों से मिलकर बने निकाय का जड़त्व आघूर्ण। हम जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालें? उसके पास हमारे लिए 3 भागों में हमें इसे क्या करना होगा? वर्गीकृत करना होगा। एक कण का निकालना होगा, एक हमें ऐसे निकाय का बनाना होगा जो कुछ कणों से मिलकर बने हैं, और एक असंख्य कणों से मिलकर बने निकाय का जड़त्व आघूर्ण। आइए कण का जानते हैं। कोई एक कण है, कण का जड़त्व आघूर्ण I जो होगा उस कण के द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के क्या होगा? गुणनफल के बराबर होगा। किसी एक कण, कोई एक पार्टिकल है, कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान पूरा में m दिया और उसकी घूर्णन अक्ष से क्या दी? हमें दूरी दी। m क्या है? जहां m कण का द्रव्यमान, r क्या है? घूर्णन अक्ष से दूरी किसकी? कण की। तो किसी कण का जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। कौन सी परिभाषा है? गणितीय। किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। किसके परितः निकाले जाते हैं? घूर्णन अक्ष के परितः। किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I उस कण के द्रव्यमान m और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। किसी कण का जड़त्व आघूर्ण I उस कण के, किसी कण का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I उस कण के द्रव्यमान m और घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। अगर यही निकाय कई कणों से मिलकर बना है, मान लो 4 कणों से, 10 कणों से मिलकर बना, n कणों से, इनके द्रव्यमान m1, m2, m3, m4, इस तरह से बहुत सी जो घूर्णन की, इसकी दूरी कितनी है? r1, इसकी दूरी r2, इसकी दूरी r3, इसकी दूरी r4, ऐसे है। मीन्स अनेक कणों से मिलकर बना m1, m2, m3 डॉट डॉट डॉट, घूर्णन अक्षों से दूरी r1, r2, r3 एंड सो ऑन। तो क्या होगा उसका जड़त्व आघूर्ण? एक कण का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे हम m1 r1 स्क्वायर, दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्रम चलता जाए और इसको हम क्या लिख सकते हैं? I बराबर सिग्मा m r स्क्वायर। यहाँ I बराबर 1 से n तक होगा। अगर लास्ट कण है हमारा mn rn, n कण है तो ये लिखा जाएगा, और साधारण रूप से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिग्मा का मतलब है बीजगणितीय योग। तो परिभाषा क्या बन गई? किसी निकाय n कणों से बने या किसी निकाय का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस निकाय के कणों के द्रव्यमानों, उनकी घूर्णन अक्षों से दूरियों के वर्गों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़ता गुण आई, उस पिंड के कणों के द्रव्यमानों उनकी घूर्णन अक्षों से दूरियों के वर्ग के गुणनफल के बीजगणित के योग के बराबर होता है। सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अगर पेपर में लिखा होगा कण का जड़ता गुण से आप क्या समझते हो? सीधी सी परिभाषा, किसी कण का द्रव्यमान उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन अगर लिखा किसी पिंड का जड़ता गुण, तो हम क्या लिखेंगे? किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़ता गुण आई, उस पिंड के कणों के द्रव्यमानों, कणों के कई कणों से मिलकर बना होगा वो, कणों के द्रव्यमानों तथा उनकी घूर्णन अक्षों से दूरियों के वर्गों के गुणनफल के बीजगणित योग, बीजगणित योग माने सभी कणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। क्या कहा? किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़ता गुण आई, उस पिंड के कणों के द्रव्यमानों उनकी घूर्णन अक्षों से दूरियों के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है पिंड का जड़। अब हमें दिया एक कोई पिंड, असंख्य कण है, यहाँ तुम्हारे पास कण गिनती में थे, 10 कण है, 15 कण है, 100 कण है, 200 कण है, निकाल लिया। लेकिन असंख्य कण है, बहुत सारे कण, ठोस है, कोई पत्थर ले लिया और हमने एक शर्त लगा दी इस पत्थर में असंख्य कण है, तब हमें उसका जड़ता गुण निकालना है। परिभाषा वही है, बस यहां पर हम क्या करेंगे? समाकलन लगाएंगे, m r² dm। मीन्स क्या किया? ये पिंड था, इसका हमने छोटा सा भाग मान लिया, इसका द्रव्यमान क्या कहा हमने? dm, इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी कह दी? r। तो हम इसको I बराबर इंटीग्रेशन dm इंटू r² भी लिख सकते हैं। किसी असंख्य कणों से मिलकर निकाय का जड़ता गुण उसके किसी सूक्ष्म भाग के द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के समाकलनीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। फिर से रिपीट करें, किसी असंख्य कणों से मिलकर बने निकाय का जड़ता गुण किसके परितः? घूर्णन अक्ष के परितः जड़ता गुण आई, उस पिंड के एक सूक्ष्म भाग के द्रव्यमान, पहले हम छोटे से भाग का निकालेंगे, सूक्ष्म भाग के द्रव्यमान तथा उस सूक्ष्म भाग की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल का समाकलनीय योग के बराबर होता है। क्या कहा? किसी असंख्य कणों से मिलकर बने निकाय का घूर्णन अक्ष के परितः जड़ता गुण उस निकाय के सूक्ष्म भाग के द्रव्यमान तथा सूक्ष्म भाग की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के समाकलन के बराबर होता है जी। 3 चीजें पढ़ी, पहले में हमने कण जाना, दूसरे में हमने n कणों से मिलकर निकाय जाना, तीसरे में हमने असंख्य कणों से मिलकर। ये सब परिभाषाएं पेपर में जो पूछा जाए उसकी डेफिनेशन लिखें। अगर ये पूछा जाए जड़ता गुण से आप क्या, जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना एक्सप्लेन करें, नंबर आपको पूरे। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका मात्रक चाहते हैं। इन तीनों का मात्रक एक ही आएगा, तीनों में द्रव्यमान है, दूरी का वर्ग है, तो मात्रक जो होगा इसका, द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम, दूरी का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, या सीजीएस में जाएं तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा। मात्रक विमा बड़ी आसान है, फार्मूले याद हो जाएं तो इनको आप आसानी से। अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालना चाहें, क्या होगा विमीय सूत्र? द्रव्यमान का m, दूरी का l स्क्वायर, इसका विमीय सूत्र हो गया ml स्क्वायर, इसका विमीय सूत्र होगा। राशि कैसी है? ना तो यह सदिश है, ना ही यह अदिश है, यह एक प्रदिश राशि है। टेंसर बोलते हैं। आप वेक्टर को देखें, हमने वहां भी शब्द का प्रयोग किया, जो राशियां ना तो सदिश हो ना अदिश, या कभी सदिश कभी अदिश जैसा व्यवहार करें, उन राशियों को हम क्या कहते हैं? प्रदिश राशियां कहते हैं। टेंसर राशि है, यह प्रदिश राशि है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से सब्जेक्ट को कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप ध्यानपूर्वक पहले बेसिक कॉन्सेप्टों को क्लियर करें, फिर आगे बढ़ें। देखें आपको सब्जेक्ट सरल लगने लगेगा। बढ़े। अब इसकी निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम यहाँ निर्भरता इस जगह पर जान ले रहे हैं।
सबसे पहली बात यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान बदल देने पर जड़त्व गुण का मान बदल जाएगा। दूसरी, निकाय के कणों के वितरण पर निर्भर करता है। अगर हम इनका वितरण, कणों का वितरण पास में कर दें तो आल का मान कम हो जाएगा, जड़त्व गुण का मान कम हो जाए। तो इसका जो कणों का वितरण है इस बात पर निर्भर करता है वो घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी पर है। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, यानी निर्भरता वाली बात आ रही है। तो सबसे पहले यह द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। जड़त्व गुण केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता था, लेकिन जड़त्व गुण द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और कणों के निकाय के वितरण पर भी क्या करता है? ठीक है, निकाय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, निकाय के कणों के वितरण पर निर्भर करता है, और किस बात पर निर्भर करता है? तीसरी, घूर्णन अक्ष की दूरी पर निर्भर करता है। अगर घूर्णन अक्ष की स्थिति बदल दी जाए तो जड़त्व गुण बदल जाएगा। कहीं कहीं सवाल में लिखा होगा किसी पिंड का केंद्र के परितः जड़त्व गुण निकालो, कहीं लिखा होगा केंद्र से इतनी दूरी पर अक्ष के परितः जड़त्व गुण, यानी घूर्णन अक्ष की दूरी बदल दें तब भी जड़त्व गुण क्या हो जाएगा? बदल। जड़त्व केवल द्रव्यमान की माप है, जबकि जड़त्व गुण उसके द्रव्यमान तथा उसके निकाय के कणों के वितरण की माप है। कणों में वितरण कैसा हुआ? अब भौतिक महत्व पे जाने। किसी वस्तु का जड़त्व गुण जितना ज्यादा होगा, उसका जड़त्व गुण जितना ज्यादा होगा, उसे रोकना उतना ही कठिन होगा। यानी गति पालक चक्र हम बनाना चाह रहे हैं। ध्यान दें, साइकिल के पहिए पर जो कण होते हैं वो किनारे की ओर ज्यादा होते हैं, बीच में स्पोक लगे होते हैं। ऐसे पहिए जिन पर किनारे की ओर अणु ज्यादा होंगे, कण ज्यादा होंगे, उनका जड़त्व गुण क्या होगा? ज्यादा। तो उन्हें घुमाना कठिन होगा कि उनका बलागुण भी ज्यादा होगा। घुमाने की प्रवृत्ति ज्यादा करनी पड़ेगी हमें, बलागुण भी ज्यादा होगा, लेकिन उन्हें रोकना भी क्या होगा? कठिन। एक बार हमने जोर से घुमा दिया तो वह देर तक क्या होते रहेंगे? चलते रहेंगे। ऐसे चक्र को हम गति पालक चक्र कहते हैं। आपने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत पहिए देखे होंगे। सभी पहियों को जरा ध्यान पूर्वक देखना। आज सबके किनारे चौड़ा पट्टा होता है, बीच में पतली जगह होती है, स्पोक लगे होंगे, ताल लगे होंगे या छेद होंगे बीच में। ऐसे पहिए क्या कहलाते हैं? गति पालक चक्र कहलाते हैं। यानी जड़त्व गुण जितना ज्यादा होगा, उस वस्तु की गति रोकना उतना ही क्या होगा? कठिन होगा। तो यही कारण है जब भी हम पहिए लगाएंगे कोशिश करेंगे उनके जड़त्व गुण क्या रखें? ज्यादा रखें। जड़त्व गुण ज्यादा करने के लिए किनारे की ओर हम अणु द्रव्यमान ज्यादा लेंगे वितरण कणों का, और बीच में अणुओं का वितरण यानी कणों का वितरण क्या लेंगे? कम लेंगे। ऐसे चक्र जिनके किनारे की ओर, गोल पहिए जिनके किनारे की ओर कण ज्यादा होते हैं और बीच में कण क्या होते हैं? कम, उन्हें हम गति पालक चक्र कहते हैं। इन वस्तुओं को घुमाना जितना कठिन है, उन्हें रोकना भी उतना ही कठिन होता है। यही कारण है साइकिल को एक बार हमने धक्का दिया, उसमें चूंकि जो पहिए लगे हैं वो गति पालक चक्र हैं, उन्हें रोकना उतना ही कठिन होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। जितने भी पहिए, चाहे चक्की की हम शाफ्ट की बात कर लें, उस पर भी ये गोल गोल चक्का चला जिस पर पट्टा चलता है। देखिए किनारे की ओर क्या होते हैं? अणु ज्यादा होते हैं और बीच में अणु क्या होते हैं? कम होते हैं। स्कूटर का पहिया देख लें, किसी भी गाड़ी का पहिया देख लें, किनारे को अणु ज्यादा होंगे और बीच में अणु क्या होंगे? कम होंगे, जिससे उसका जड़त्व गुण बढ़ जाएगा। जड़त्व गुण बढ़ जाने से बलागुण भी बढ़ेगा। बलागुण बढ़ने से घुमाना कठिन है तो रोकना भी क्या होगा? कठिन होगा। पहली बार घुमा देंगे हम, बहुत देर तक वो क्या होंगे? बिना रुके गति करते रहेंगे। तो जड़त्व गुण में क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा अगर हम गति देर तक चाहते हैं। ऐसे पहियों को हम गति, बहुत सारे खिलौने हैं, एक वो कार आती है जिसको हम रगड़ के छोड़ देते हैं, बहुत दूर तक चली जाती है, वो भी इन्हीं पहियों को लगे होने के कारण। तो गति पालक चक्र कहलाते हैं ऐसे पहिए, और जड़त्व गुण का जो भौतिक महत्व है। ठीक है, क्लियर?
अगले भाग में हम बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध जानेंगे, कोणीय वेग गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे और उसके आगे अन्य कोणीय संवेग इत्यादि महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।